अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसिफ हाशमी और यह है हुंडई सोनाटा 2022 मॉडल। और जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो ये सबसे बड़ी सेडान थी और सबसे ज़्यादा बड़ा इंजन के साथ भी थी, अभी भी है, लेकिन इसमें एक और वर्जन भी आ गया है अब एन लाइन के नाम से। वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है। इस तरह से कि ये गाड़ी सिविक के आसपास फॉल करती है, सिविक आरएस के, लेकिन ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, लग्जरियस भी है, फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी है और उसमें पैनोरामिक रूफ भी है। आज के इस रिव्यू में इस गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव भी करने वाला हूं ताकि ऑन रोड पता लगे कि ये गाड़ी किस हद तक वर्थ इट है और कितनी तेज है, और इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है उनका वाकई भी कोई फायदा है भी कि नहीं। खैर, ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 90 लाख रुपए है। ये 22 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिवन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great sedan and today I'm going to review it. Alright, driving the Hyundai Sonata 2.5। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आई थी तो उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजन था इस कैटेगरी में। अभी भी 2.5 इंजन कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करी, लेकिन रिसेंटली इसका एक और वर्जन भी आया है 2.5 में एन लाइन, और वो गाड़ी टर्बोचार्ज है और बहुत ज़्यादा तेज है। बट नॉनदलेस ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है प्राइस पॉइंट पे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो सिविक के आसपास इसकी प्राइस थी, नई वाली सिविक आरएस के आसपास, और अभी भी ये नई सिविक आरएस के आसपास ही लाई करती है प्राइस वैगन के लिहाज से। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी पूरी तरह से जस्टिफाइबल है। इस तरह से कि साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक तो D7 की सेडान है, ये ज़्यादा चौड़ी भी है, ज़्यादा बड़ी भी है, सीटें भी इसकी ज़्यादा बड़ी हैं, इंटीरियर के लिहाज से ज़्यादा खुली भी है, और फिर इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर दी गई है सिविक से। इस तरह से कि इसमें हेड्स अप डिस्प्ले आता है जो कि मुझे रोड पे इसकी स्पीड शो करवा रहा है। अगर आपको ये अनॉय करता है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसका क्या ही करना है, लेकिन एक चीज़ होना बेहतर है एज कम्पेयर टू ना होना। अगर एक चीज़ है और आपको तंग करिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे होगा ही नहीं तो आप इसको ऑन कैसे कर सकते हैं, जैसे सिविक में भी है ही नहीं। बाकी इसके अलावा फिर इस गाड़ी का मीटर भी पूरी ही स्क्रीन है। सिविक में भी लोग कहते हैं कि स्क्रीन आती है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये स्क्रीन उससे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड भी है। ड्राइव मोड से इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है, और फिर इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं और मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा वर्थ इट है। फिर ये गाड़ी D7 की तरह है तो ये ज़्यादा चौड़ी और खुली भी है, और इसकी सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, ये चीज़ भी सिविक में नहीं है। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो कि ड्राइविंग करते हुए आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, और ये सब कुछ वो गाड़ी ऑफर नहीं करती। फिर जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी एवरेज तकरीबन 10-11 तक की दे सकती है इजीली, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बट क्योंकि एक बड़ा इंजन है और आप इसको ज़्यादा फ्लोर करें तो इसकी एवरेज कम हो सकती है। इस गाड़ी को मैंने निकलते टाइम 0 कर दिया था और अब ये गाड़ी तकरीबन 11 की एवरेज शो करवाती है, जो कि डिसेंट है मेरे ख्याल से। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे सिविक इससे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सिविक के एक तो पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान से इजीली मिल जाएंगे। बिल इसके भी पार्ट्स जाएंगे, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली होंगे एज कम्पेयर टू सिविक। फिर बाकी जहाँ तक बात है ओवरऑल गाड़ी, अगर आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखते हैं और यूज़ करते हैं और सही इंजॉय करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके पैसे पूरे करेगी। जो टाइम आप इसको यूज़ करेंगे ये गाड़ी सही मजा कराएगी। ये चीज़ शायद सिविक में आपको ना फील हो। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, मोटे मोटे तो क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, यहाँ वायरलेस चार्जर भी है, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड जगह दी गई है। फ़ोन अगर मैं यहाँ पर रखूँगा चार्ज होता रहेगा, फिर रखने के लिए प्रॉपर जगह भी है। सिविक में आप जगह ही ढूंढते रहते हैं। फिर इसके अलावा इसका जो मल्टीमीडिया है, इसमें ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता है, और ये दोनों चीज़ें भी यूज़फुल हैं जो कि मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर नहीं करी पाकिस्तान की। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ है जो कि अगेन इस कैटेगरी की किसी गाड़ी में नहीं आ रहा अभी तक पाकिस्तान में, और ये भी एक चीज़ काफ़ी यूज़फुल है। अगेन आप जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको फील नहीं होगा कि ये कितनी बेहतर है। सनरूफ भी ठीक होती है, बट ये एक अलग लेवल है। फिर इसके अलावा बाकी ओवरऑल राइड क्वालिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है, इसकी राइड थोड़ी ज़्यादा फ्लो ही है, और कैबिन इंसुलेशन भी इसकी ठीक है। सिविक में आपको जो थोड़ी बहुत बाहर की नॉइज़ आती है, इसमें वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। साउंड सिस्टम इसमें ज़्यादा प्रीमियम है, डैशबोर्ड में ज़्यादा स्पीकर्स हैं, डोर्स में ज़्यादा हैं, बैक पे ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सिविक। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर की ओवरऑल फील की, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि लेदर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो ब्लैक वाले पार्ट्स हैं ये मोस्टली प्लास्टिक के हैं, जैसे कि डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया सब प्लास्टिक, डोर्स ये भी अजीब प्लास्टिक, डैशबोर्ड भी प्लास्टिक। इंटीरियर का डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि हुंडई और किया थोड़ा सा लैग करते हैं, और इस वजह से लोग बाकी ऑप्शन पे स्विच कर जाते हैं। अगर यहाँ पे क्वालिटी बेहतर कर दी जाती तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन होती। एयरलाइन में बेहतर की गई है, बट वो गाड़ी महंगी काफ़ी है। बाकी जहाँ तो बात है इस गाड़ी के इंजन वाइज ड्राइविंग की, तो इंजन की नॉइस भी इस गाड़ी की ठीक है, कंट्रोल्ड है। ट्रांसमिशन में क्योंकि CVT नहीं है तो इसकी गियर शिफ्टिंग आपको फील होगी। एक चीज़ इस गाड़ी में थोड़ी वियर्ड है जो कि मैंने अपने हर रिव्यू में मेंशन की है, वो है इस गाड़ी की हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट। हैंड ब्रेक इसकी यहाँ पर राइट पे दी गई है,
तो इसको लॉक अनलॉक करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको शुरू में लॉक अनलॉक करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब भी कोई नया बंदा यहाँ बैठता है तो वो हैंड ब्रेक ढूंढता रहता है। ये अगर अपनी जगह पर तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इंजन इस गाड़ी में 25 सीसी आता है और इतना बड़ा इंजन होने का सारा पॉइंट ही पावर होती है। तो इस गाड़ी को टेस्ट करते हैं भगा के 0 to 100 कि ये गाड़ी कितनी देर में 0 to 100 करती है। अभी ये गाड़ी 0 पे है, इसका स्पोर्ट मोड कर लेते हैं और इसका चेक करते हैं 0 to 100। 3, 2, 1। ट्रैक्शन कंट्रोल इसकी स्पीड को काफी हद तक लिमिट करता है। ऑलराइट, ये था इस गाड़ी का 0 to 100। था ये ठीक, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी का काफी हद तक इसकी परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। आपको एक्सीलरेटर देते ही प्रॉपर व्हील स्पिन फील होता है, गाड़ी निकलती है, लेकिन फिर एकदम से गाड़ी रुकती है। ट्रैक्शन कंट्रोल व्हील स्पिन रोकने के लिए गाड़ी को स्लो करता है। और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों का यही एक इशू है। अभी इसमें जो एनलाइन आ गई है वो इससे कई ज़्यादा तेज है, बट वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इन गाड़ियों में इशू ये है कि इतनी ज़्यादा पावर होते हुए भी ये गाड़ियाँ रोड पे नहीं डाल सकती। ऑब्वियसली इस पावर का फायदा है, अगर आप 70-80 पे जा रहे हैं तो ये गाड़ी 120-140 पे बड़ी जल्दी पहुंचेगी, या अगर आप 140 पे हैं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जोर नहीं ले रही होगी। ये चीज़ें फ़ायदा कराती हैं। लेकिन जब आप इसको इनिशियल लॉन्च पे उठाते हैं तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ व्हील्स भी नहीं करती रहती हैं। अगर इस चीज़ का मेरे ख्याल से कुछ कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की मार्केट की, तो पाकिस्तान में इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे से रिसीव किया गया। शुरू में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकी, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हैवल वगैरह जैसे ऑप्शन आ गए तो इसकी मार्केट थोड़ी स्लो हो गई। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर ये रेयर व्हील होती तो ये बहुत ज़्यादा बिकती पाकिस्तान में। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन तो आते ही हैं जो कि मैनुअल हैं, लेकिन इसकी रेयर विंडशील्ड पे भी प्राइवेसी कर्टन आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होता है। और यहाँ भी एक अच्छी ट्रिक ये दी हुई है कि मैं जैसे ही रिवर्स लगाता हूँ तो वो सनशेड रोल डाउन हो जाता है, और जैसे ही मैं इसको डी में करता हूँ तो फिर वो रोल अप हो जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, यूजफुल फीचर है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी आज भी टोटली वर्थ इट है, और एन-लाइन भी इसी का ही फेसलिफ्ट है। मोरलेस वो गाड़ी ऐसी ही है, जस्ट उसको थोड़ा सा कॉस्मेटिकली चेंज किया गया है। बाकी जहाँ तो बात है फीचर्स की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स में बाइजोन प्रोजेक्शन नहीं पाते हैं। बाकी इंस्टेंसेस ये गाड़ी ऑफर करती है जो कि सिविक में नहीं है, और इसके अलावा इसकी एक सही ह्यूज लुक आती है। फ्रंटलाइंस भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसकी फ्रंट में जो ग्रिल है ये भी डायमंड पैटर्न में है, वैसे ही जैसा कि मोस्टली होंडा में आती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जो कि इस कैटेगरी में इस गाड़ी को काफी अच्छा ऑप्शन बनाती है, और इसके अलावा ये एंट्री और एग्जिट के लिहाज से भी आसान है क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी है। बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। ये गाड़ी पडल लेंस भी ऑफर करती है। साइड मिरर्स गाड़ी में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, और यहाँ पे आता है इस गाड़ी की लेंस अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है इसका इंजन अच्छा खासा पावरफुल, बट फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से ये गाड़ी व्हील स्पिन काफी करती है। ये चीज मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी इसमें बैक पे ये प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, मोर ऑन दैट लेटर। और रेयर एंड भी इस गाड़ी काफी खूबसूरत है। ये सेटल और थोड़ा सा बिल्स में वाली लुक देती है। एंड लाइन काफी ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टियर कर दी गई है। उसके बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट हैं, टेल लाइट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बट ये एक नीट डिसेंट सा लुक था। आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी फीचर्स यहाँ भी मोर और लेस एंड लाइन जैसे ही हैं। ट्रंक का रिलीज जो है वो यहाँ पे हुंडई के बैच के अंदर हिडन दिया गया है, और इसके अलावा अगर मेरे पास चाबी और मैं गाड़ी के करीब आऊँ तब भी इसकी डिग्गी अनलॉक हो जाती है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके मैं गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। फिर ये गाड़ी प्रॉपर फुल साइज स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। रिवर्स कैमरा भी इसकी डिग्गी के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो जैसा कि मैंने बताया टेस्ट ड्राइव में कि इसका इंटीरियर काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल है। फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है मोस्टली जगहों पे, सिवाय प्लास्टिक वाले पार्ट्स को छोड़ के। ये ब्लैक वाले एरियाज इसके जो बहुत चीप प्लास्टिक के हैं, और मेरे ख्याल से चीजें बेहतर हो सकती थी, वरना 1 करोड़ प्लस की गाड़ी लेने पे आपको इतना ज्यादा प्लास्टिक मिले, ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है। एनलाइन पिन पार्ट पे लेदर दे दिया गया है, बट इसमें मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट का गैप था। बाकी जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो इसमें अच्छी है। क्रूज कंट्रोल इसमें है सिंपल, एडॉप्टिव नहीं है, लेकिन एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल की बहुत सारा काम है, आता भी नहीं है। क्रूज होना मस्ट है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, मीटर पूरी स्क्रीन है, ड्राइव मोड के साथ ये चेंज होती है, और इसके अलावा मीटर की हाउसिंग भी इसकी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में प्रीमियम आता है, और इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड है। गाड़ी की स्टार्ट से आपको यहाँ पे भी शो करवाएगी। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आता है, जो कि अच्छे फीचर्स हैं। और उससे नीचे पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि काफी स्लीक से हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ये डुअल जोन ऑफर करती है। पैसेंजर्स के लिए इसमें पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, और इसके अलावा ये वायरलेस चार्जर भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा गेयर सेलेक्टर इसका शिफ्ट पर वायर आता है, और ये भी एक कन्वीनियंट चीज़ है। आपको गेयर चीज़ों घुमा के नहीं लगाने पड़ते, जिससे बटन टैप करें बाकी काम गाड़ी करेगी। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है, पार्किंग सेंसर कंट्रोल दिए गए हैं, बट हैंड ब्रेक यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट इस गाड़ी में यहाँ की बजाय हैंड ब्रेक यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है,
सीट भी इसकी काफी चौड़ी है और है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है। पैसेंजर की सीट इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। फिर ऑब्वियसली हेड अप डिस्प्ले ऑफर करती है। बाकी एयरबैग भी इस गाड़ी में 6 आते हैं। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की 3 भी इसमें डिसेंट है। लेग रूम भी यहाँ पे इनफ है और हेड रूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट थर्ड पर्सन के लिए फ्लोर बेड थोड़ा सा रेस है, तो यहाँ पे उसको बैठने में इशू होगा। बाकी हेडरेस्ट यहाँ पे 3 प्रॉपर दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर को 16 जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरवेंट्स भी दिए गए हैं और पावर आउटलेट भी। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं ई क्लास की तरह, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी एनलाइन वाली सोनाटा में यहाँ पे हीटेड सीट्स भी आ गई हैं और जहाँ पे उसका बटन आता है यहाँ पे वो वाला एरिया खाली है, तो इस गाड़ी में हीटेड सीट्स के हिसाब से जगह छोड़ी गई थी बट दी नहीं गई। एनलाइन ऑफर कर रही है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें अब 3 मेन आते हैं। ये 25 सीसी है, फिर इसमें 2.0 भी आती है और 2.5 टर्बोचार्ज कार भी आती है। एनलाइन वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा तेज होती है, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इंजन ये MPI है और इसके अलावा है भी अच्छा खासा मैसिव और ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब दिया गया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है और इसका बोनट ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और सिविक के ऊपर एक अपग्रेड है। बाकी जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 की इजीली दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।